2। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 2। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्टेट। व्हाट इज अ स्टेट? एक स्टेट क्या होता है? तो सबसे पहली बात, एक स्टेट को जो इस्टेब्लिश करता है वो करता है कॉन्स्टिट्यूशन। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो स्टेट। ठीक है। एक स्टेट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, या हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। इसके बाद स्टेट क्या हो सकता है? और स्टेट हो सकता है एक फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। दूसरा क्वेश्चन यहीं से जो राइज होता है वो होता है पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट को बनाने के लिए उसका पर्पस, मतलब स्टेट को बनाने के लिए पर्पस क्या होगा? सबसे पहला, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। मतलब कि जो भी हम स्टेट बना रहे हैं उसमें ऑर्डर होना चाहिए और उस जो वहां पर रह रहे लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। और क्या पर्पस है? पर्पस है कि ये प्रमोट करता है, प्रमोट्स लॉ और उसका एनफोर्समेंट। अब सिर्फ कागजों पे हो लॉ तो वो लॉ थोड़ी है। लॉ इंपॉर्टेंट जब होगा जब उसका इन्फोर्समेंट होगा। ठीक है। तो किसी भी स्टेट के एलिमेंट क्या क्या होते हैं देखते हैं। दी एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। सबसे पहला, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। दूसरा, टेरिटरी। तीसरा, गवर्नमेंट। और चौथा, जो हमारी गवर्नमेंट हो वो सोवरेन। तो सोवरेनिटी। तो एक एक करके देखते हैं चारों को। सबसे पहले हमारा क्या है? वो है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब जो लोग वहां पर रह रहे हैं, सिटीजन ऑफ स्टेट्स। जो साइज है पॉपुलेशन का वो मैटर नहीं नहीं करता है। ठीक है। साइज कुछ भी हो सकता है। उसके बाद टेरिटरी। टेरिटरी में हम रखेंगे 3 पॉइंट्स। अब टेरिटरी, टेरिटरी क्या होती है? एक पॉलिटिकल मैप। और हमारी जो बाउंड्री है वो डिफाइंड होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अब बाउंड्री कब चेंज होगी? सबसे पहला, वॉर के टाइम पे। वॉर में या तो हम लूज करेंगे या हम विन करेंगे बाउंड्री, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेगोशिएशन, ट्रेड, टेरिटरी, नेगोशिएशन करना। और उसके बाद भी हम स्टेट की जो बाउंड्री है उसको चेंज करते हैं। उसके बाद परचेज, परचेज करते हैं। कोई भी बाउंड्री को, कोई भी पीस ऑफ लैंड हम खरीद सकते हैं किसी भी देश का, अगर वो भी देने के लिए रेडी हो तो उसे खरीद सकते हैं। ठीक। उसके बाद हमारा है गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। हम इसको एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लेंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे सॉरी क्लियर कर लेंगे। तो सोवरेन गवर्नमेंट क्या है? इसका मतलब है जो गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास कंप्लीट पावर हो।
complete power to take decision for their country। जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास कंप्लीट पावर होनी चाहिए डिसीजन लेने की अपनी कंट्री के लिए, तभी हम उस किसी भी स्टेट को, सॉरी किसी भी गवर्नमेंट को सॉवरेन गवर्नमेंट बोलेंगे। तो सॉवरेनिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं, जो सॉवरेनिटी है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में। पहला है इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल इसको भी हम देखते हैं। इंटरनल, इंटरनल में क्या होगा? इंटरनल के अंदर जो हमारा नेशन है उसके अंदर जो लॉज हैं और जो नीड्स है हमारी लोकल, वो किसी से भी, कोई हमारी खुद की अपनी कंप्लीट अथॉरिटी होनी चाहिए। बाहर का कोई भी पर्सन हमारे लॉ बनाने का तरीका या फिर जो हमारी नीड्स हैं उसको चैलेंज नहीं करेगा, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। अब एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होती है? एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होती है कि उसमें कंप्लीट अथॉरिटी है और फ्रीडम है टू मेंटेनिंग इंटरनल रिलेशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर सोवरेन स्टेट। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए यूएन ने हमको कुछ बताया कि भाई साहब आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, कुछ सजेशंस दिए इंडिया के अफेयर्स के बारे में, ठीक, लेकिन इंडिया उसको डिनाई कर सकता है और यूएन जो है हमारे ऊपर जबरदस्ती उनको थोप नहीं सकता जो भी उसने सजेशंस दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो कंट्री है उसको सॉवरेन बोलते हैं, ताकि जो बाहर की जो कोई भी एक्सटर्नल पावर है वो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट ना करे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेशन। नेशन, तो नेशन क्या है? अभी तक हम पढ़ रहे थे स्टेट, तो अब इन दोनों के डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। पहले नेशन देखते हैं, नेशन क्या है। नेशन है अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर कल्चरल एफिलिएशंस। जैसे कि बोडोलैंड एक नेशन है, और सिख नेशन है, उसके बाद नागालैंड, गोरखालैंड, ये सब नेशन है। ये कोई भी इनमें स्टेट नहीं है। स्टेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई सॉवरेन टेरिटरी नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर ये जितने भी चीजें हैं ये सब हमारे इंडिया के अंदर आती हैं। बट इंडिया जो है वो क्या है? वो स्टेट है, क्योंकि ये सॉवरेन है, अपने डिसीजन से खुद ले सकता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा अच्छे से कि नेशन क्या है। ठीक है भाइयों, तो उसके बाद एक होती है हमारी नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी क्या होती है? कोई भी नेशन है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है? होमोजीनस आइडेंटिटी। जो होमोजीनस आइडेंटिटीज होती हैं जैसे कि कल्चर, रिलीजन, जैसे पाकिस्तान हमारा एक नेशन स्टेट है,
और हम क्या है, स्टेट नेशन। बताऊंगा इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है अभी। एथनिसिटी और लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद अगर हमको हमको स्टेट और नेशन को दोनों को डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखते हैं पहले स्टेट के बारे में, और यहाँ पे देख लेंगे हम पूरा नेशन के बारे में, यहीं पे पॉइंट दे दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो स्टेट जो है ये एक लीगल पॉलिटिकल जो लोग हैं, पीपल ऑर्गेनाइज्ड। अब जो लोग हैं यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज्ड क्यों है एक जगह पर, फॉर लॉ, क्योंकि यहाँ पर जो लॉ है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कोई भी स्टेट है वो सॉवरेन जरूर होना चाहिए, ये तो आप बिल्कुल याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद हम इधर देखें नेशंस में, नेशन के अंदर क्या है, जो नेशन है ये पहली बात तो एक मॉडर्न फिनोमिना है। कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक। इट इज अ एथनिक कल्चरल, एथनिक कल्चरल, ठीक। पीपल यहाँ पर जो लोग थे वो ऑर्गेनाइज हो रहे थे लॉ की वजह से, लॉ की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे वो साइकोलॉजिकली जुड़ेंगे, और उन दोनों वो जो लोग होंगे, सॉरी दो नहीं, वो जो लोग होंगे वो एक कॉमन विल पर इकट्ठा होंगे, ठीक। तो इसको हम बोल सकते हैं कि पीपल साइकोलॉजिकली ज्वाइंट टुगेदर विद कॉमन विल टू लिव टुगेदर, ठीक। पीपल कंटिन्यू एज अ नेशन, लोग जो है एक नेशन की तरह कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो सोवरेन नहीं होंगे। उसके बाद अभी मैंने कॉन्सेप्ट बोला था नेशन स्टेट की, पाकिस्तान जो है वो एक नेशन स्टेट है। तो अब समझते हैं कि नेशन स्टेट होता क्या है। नेशन स्टेट, नेशन स्टेट जो ग्रेट मेजोरिटी होगी आर कॉन्शियस ऑफ अ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर द सेम कल्चर। जो भी वहां पर मेजोरिटी होगी उसी से हमारा स्टेट बन जाएगा, उसको बोलते हैं हम नेशन स्टेट। मतलब ये है कि जो कल्चरल बाउंड्रीज है हमारी वो मैचअप करेंगे हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को। मतलब कि यहां तक हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है तो इस एरिया में एक पर्टिकुलर नेशन के लोग हैं, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है उसके लोग हैं मेजोरिटी, तो इसी को बोलेंगे हम नेशन स्टेट। जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यूनेस्को जो है हमारी, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके हिसाब से जो डेफिनेशन है, द आइडिया ऑफ अ नेशन स्टेट, नेशन स्टेट you can use as it is, okay, is that the state
incorporates people of a single ethnic stock and cultural traditions. The idea of a nation state is that the state incorporates people of a single ethnic stock और कल्चरल ट्रेडिशन. तो यहां पर बात आती है कि इंडिया इंडिया जो है वो वन स्टेट है विद मैनी नेशंस. यहां पर बहुत सारे नेशंस हैं लेकिन ये अकेला स्टेट है. समझ में आया? तो नेशन स्टेट वाज बोर्न इन वेस्टर्न यूरोप. मैं तभी बोला था कि जो ये नेशन स्टेट है ना ये मॉडर्न फिनोमिना है. अभी इसको समझते हैं कि किस तरह से जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है दुनिया में आया. बर्थ ऑफ नेशन स्टेट. बर्थ ऑफ नेशन स्टेट 15-16 सेंचुरी की बात है कि यहां पर जो यूरोप के अंदर है वो सारे कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे क्योंकि अपनी अपनी कल्चरल सुप्रीमेसी दिखाने के लिए. कल्चरल सुप्रीमेसी के लिए हमारे जितने भी यूरोपियन नेशंस थे, यूरोपियन स्टेट नेशन कंट्री जो भी बोलना चाहो बोल दो फिलहाल के लिए, तो वो आपस में कल्चरल सुप्रीमेसी दिखाने के लिए आपस में लड़ रहे थे. एग्जाम्पल के तौर पे हमारे ब्रिटेन, स्पेन. तो फिर एक आइडिया आया नेशन स्टेट का. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, सॉरी 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई. इसके अंदर क्या हुआ कि इसने मॉडर्न यूरोपियन नेशन जितने भी हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, तुम स्पेन वगैरह, पुर्तगी, तो इस ट्रीटी के अंदर डिसाइड हुआ कि हम नेशन स्टेट बनाएंगे. नेशन स्टेट बनाएंगे जो कि फुलफिल करेगा सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट. मतलब कि जो इसके अंदर करेक्टर होंगे हमारे स्टेट के, और ये जो लोग हैं वो यूनाइटेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी. तो हम इसको बोल सकते हैं नेशन स्टेट को कि इसके अंदर होमोजीनस कल्चर है नेशन स्टेट जो है. अब इसकी एक वन लाइन डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि वी कैन, सॉरी एक सेकेंड, वी कैन say that in nation state the cultural boundaries overlap the state boundaries. सो ये आपकी एक वन लाइनर डेफिनेशन हो गई. आप इसको अपने नोट्स में यूज कर सकते हैं, कहीं पर डेफिनेशन देनी हो तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं कि वी कैन से दैट इन नेशन स्टेट द कल्चरल बाउंड्रीज ओवरलैप द स्टेट बाउंड्रीज. सो अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा स्टेट नेशन, जैसे कि हमारा खुद का भारत, इंडिया, व्हाटएवर यू वांट से, जस्ट से स्टेट नेशन. स्टेट नेशन, तो स्टेट नेशन क्या है? ये है आइडिया
ऑफ हेट्रोजेनिटी। हमने वहां बोला था होमोजेनिटी, यहाँ पे बोल रहे हैं हम हेट्रोजेनिटी। यहाँ पर क्या है कि वेरियस कल्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इन वन सिंगल स्टेट। यहाँ पर मल्टी कल्चर, मल्टी कल्चर, ठीक है दोस्तों। बोल सकते हैं कि वन नेशन, वन कल्चर आइडिया इज नैरो एंड नॉन डिजायरेबल। जो वन नेशन और वन कल्चर वाला जो आइडिया है वो बहुत छोटा है और नॉन डिजायरेबल है। अब मल्टीकल्चरलिज्म में क्या होता है कि काफी सारे लोग, जैसे कि लैंग्वेज के बेसिस पर अलग होंगे, कुछ रिलीजन, एथनिसिटी, ठीक है दोस्तों। अब आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो ब्रिटिश थे वो पूरे देश को कंट्रोल कर गए। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर एक वननेस नहीं थी। हमारा देश नेशन नहीं था, हमारा देश नेशन नहीं था। हम बिखरे हुए थे, कल्चरल डाइवर्सिटी थी बहुत भारी, कल्चरल डाइवर्सिटी। तो पहले धीरे धीरे मूवमेंट्स हुए हमारे देश के अंदर, वो सब हम मॉडर्न हिस्ट्री में जानेंगे। बट यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि ये हमारा स्टेट नेशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारे जो नेशन थे वो अलग अलग थे। हम बिल्कुल एक दूसरे से अलग थे, कल्चरली भी, लैंग्वेज वाइज, सो एंड सो ऑन। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया क्या है, अच्छे से इसको एक अलग स्लाइड पे देखते हैं। व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज अ स्टेट नेशन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, नॉट अ नेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर वन स्टेट है और काफी सारे नेशंस हैं, जैसे कि तमिल, बंगाली, पंजाबी कल्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब वर्ड्स खत्म हो जाएंगे बट कल्चर खत्म नहीं होंगे, हमारे पास इतने कल्चर्स हैं, ठीक, ट्राइब्स वगैरह वगैरह। और देयर इज हाई लेवल ऑफ हेट्रोजेनिटी। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से अलग हैं, डाइवर्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान, ईरान, कोरिया, सऊदी अरब, ये सब नेशन स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है, ठीक। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हमारा स्टेट नेशन है हमारे इंडिया की तरह। तो इंडिया एज अ स्टेट नेशन क्या है? अंडर आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 371 ए फर्स्ट, ये हमको एक स्पेशल स्टेटस देता है। हमको मतलब कि जो स्टेट्स हैं, यहां पर मैं स्टेट नहीं बोल रहा हूं, यहां पे बोल रहा हूं मैं स्टेट्स। ये 371 जो है ये स्पेशल स्टेटस देता है। किसको? नागालैंड को, मिजोरम को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। अगर ये नेशन स्टेट होता तो क्या नागालैंड या मिजोरम को एक स्पेशल स्टेटस देता? बट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 371 ए फर्स्ट ये स्पेशल स्टेटस देता है नागालैंड और मिजोरम को, ताकि जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्ट हो सके। अब इसके अंदर है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है, ठीक। जब भी आप कभी वहां पर घूमने के लिए जाओगे तो आपको एक परमिशन लेनी होगी जिसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। काफी लोग जब जाते हैं ना वहां पर तो वो बोलते हैं कि ऐसा लगा जैसे हम अलग ही देश में जा रहे हो, पूरा परमिट वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है।
ये सब इसलिए है ताकि हम अपनी जो कल्चर है उनके ऊपर थोप ना सकें, ठीक। ना ही हम वहां पर जाकर कोई घर खरीद सकते हैं, ना हम वहां पर जाकर सेटल हो सकते हैं, ना कोई हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या है कि पावर जो है वो बांटी जाती है, लेकिन एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक स्टेट के पास अलग अलग पावर दी गई है, किसी किसी को स्पेशल पावर्स भी दी गई हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया नागालैंड और मिजोरम वगैरह के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस राइट्स अंडर आर्टिकल, ज्यादातर बच्चों को पता होगा अंडर आर्टिकल 25, ठीक है दोस्तों। तो अंडर आर्टिकल 25 क्या है कि कोई भी इंसान कोई भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है वो अपनी चॉइसेस के हिसाब से, और राइट ऑफ रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स सोशल डिसएडवांटेज कम्युनिटीज आर प्रोटेक्टेड अलोंग विद इंडिविजुअल राइट्स। जो हमारे इंडिविजुअल राइट्स होते हैं उसके साथ साथ हमारे जो रिलीजियस राइट्स हैं, लिंग्विस्टिक राइट्स हैं, ये सब प्रोटेक्ट करता है हमारा इंडिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तभी हम इसको बोलते हैं स्टेट नेशन, ना कि नेशन स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद एक और मेन पॉइंट है जो कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो है एक स्टेट नेशन। उसके लिए क्या है कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ऐसा क्यों बोला मैं कि ये डिस्क्राइब करता है इंडिया एज अ स्टेट नेशन, ताकि जो हमारे स्मॉल ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर, जो लोगों के स्मॉल स्मॉल ग्रुप है, माइनॉरिटीज हैं, वो भी अपना सपोर्ट दें, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन दें पार्लियामेंट के अंदर। तो इसी से हम क्या होता है कि अलाइंग मल्टी कल्चरलिज्म, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब यहां पर मैंने बोला था मल्टीकल्चरलिज्म, अब इसको मल्टीकल्चरलिज्म को देखेंगे कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या है। मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म जो है एक व्यू है जो कल्चर के बेसिस पर हो सकता है, रेस के रेसिस मतलब कि जैसे काला गोरा तोतई बैंगनी सफेद कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। बाकी बैंगनी तोतई ये सब कुछ नहीं होता, बस रेसिस के बेस पर, एथनिसिटी के बेस पर पर्टिकुलरली, और माइनॉरिटीज जैसे कि रिलीजन के बेसिस पर। तो मल्टीकल्चरलिज्म क्या है? मल्टीकल्चरलिज्म ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इन वन प्लेस, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर इन वन प्लेस, ठीक। अब मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो कितने तरह का होता है इसको भी तो देख लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि टाइप ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म सबसे पहला है हमारा मेल्टिंग पोट, और दूसरा हमारा जो मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो है सलाद बोल। दोनों को एक एक करके समझते हैं कि हमने इसको मेल्टिंग पोट एंड सलाद बोल किस तरह से हम समझेंगे। मेल्टिंग पोट जैसे कि काफी सारे कल्चर्स हैं वो एक जगह पर आ गए, सारे कल्चर्स, ठीक। अब उनसे मिलकर एक ही कल्चर बना, समझ रहे हो, तो मेल्टिंग पोट हो गया कि वेरियस कल्चर्स कम टुगेदर एसिमुलेट एंड फॉर्म अ न्यू कल्चर, सिंपल आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद जो हमारी न्यू आइडेंटिटी होती है
वो दोबारा से पुरानी आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं होती है। सिंपल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यूएसए में काफी जगह के लोग आकर बसे हुए हैं, ठीक। उनकी जो पुरानी आइडेंटिटी होती है वो डिसअपियर हो जाती है और न्यू आइडेंटिटी जो है वो बनकर बाहर आती है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर है सलाद। सलाद बोले तो यहाँ पर खीरा रखा हुआ है, यहाँ पर टमाटर रखा हुआ है, यहाँ पर मूली रखी हुई है, और यहाँ पर तुम्हारा शिमला मिर्च वगैरह, हरी मिर्च, जो भी कुछ है, तुम जो भी सलाद में खा सकते हो ना, खा लो एकदम। नींबू वगैरह सब लगा दो। लेकिन अगर हम इसको पूरा देखेंगे तो बोलेंगे ये है सलाद। लेकिन हम अपने टमाटर को बाहर निकालेंगे तो हम इसको टमाटर ही बोलेंगे। समझ में आया या नहीं आया? सलाद बोल कैसे है कि अगर हम इनको एक जगह पर देखेंगे तो मल्टीकल्चरलिज्म है, लेकिन अगर हम इसको बाहर निकालेंगे ना तो अपना इसका कल्चर हम देख सकते हैं। लेकिन मेल्टिंग पोट में ऐसा नहीं था। मेल्टिंग पोट में क्या था कि सारे कल्चर आपस में मिक्स हो गए, एक नया ही कल्चर बन के निकल कर आ रहा है, और वापस हम जो उनका कल्चर है उस पर हम नहीं जा पा रहे हैं वापस। तो सीधा सिंपल बात यह है कि हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पोट के अंदर जो ओल्ड कल्चर है, ओल्ड आइडेंटिटी है हमारी, डिसअपियर, और जो न्यू आइडेंटिटी है वो हमारी फॉर्म्ड होती है, बनती है भाई। सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन सलाद वाले में क्या है? सलाद वाले में ये डिफरेंट आइडेंटिटी आई, न्यू आइडेंटिटी बन गई। बट जो न्यू आइडेंटिटी है ना, ये अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे कि सलाद, सिंपल। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। सबसे पहले इंडिया, जैसे कि मैंने बोला था। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, कनाडा। ठीक है, दोनों के अंदर सलाद वाला ही सिस्टम चल रहा है, और यूएसए के अंदर हमारा मेल्टिंग पोट चल रहा है कि लहसुन, प्याज, मिर्च, हरा धनिया वगैरह सब कुछ एक काम करो, एक मिक्सी में ग्राइंड कर दो, और जो हमारी चटनी बनकर तैयार होगी वो चटनी ही होगी। समझ में आया? चटनी से दोबारा लहसुन, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च नहीं बन सकता। सिंपल। तो अगला हम देखते हैं कॉन्सेप्ट है हमारा कि इंडिया ने सलाद वाला ही क्यों अपनाया, चटनी वाला क्यों नहीं अपनाया। कहने का मतलब ये है, वाई इंडिया एडॉप्टेड द सलाद बाउल अप्रोच। भाई क्यों करा तुमने ऐसा कि सलाद वाला सिस्टम अपनाया? क्योंकि जब हम आजाद हुए 1947 में, तो जो हमारे नेहरू जी थे, नेहरू जी थे, इन्होंने एक पॉलिसी लाई, पंचशील पॉलिसी। क्योंकि हमको कहीं ना कहीं पता था कि हमको जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया की उसको प्रोटेक्ट करना है, और गवर्नमेंट चाहती थी कि अपने अपने कल्चर्स के साथ लोग आए, सबसे इंपॉर्टेंट, और वो अपने कल्चर और अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो भी है उनकी, और नेशनल आइडेंटिटी की हम इंडियन है, दोनों को साथ साथ लेकर चलें। और जैसा कि हमने देखा अभी तक हमारी दोनों आइडेंटिटी बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो पंचशील पॉलिसी जो थी, पंचशील पॉलिसी, इसके अंदर क्या था? न्यू स्ट्रक्चर along with ओल्ड ब्लॉक्स। सिंपल। हम नया स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने ओल्ड ब्लॉक्स के साथ, ठीक है, जहां पर ओल्ड और न्यू आइडेंटिटी जो है दोनों ही एग्जिस्ट करेंगी। ओल्ड एंड न्यू आइडेंटिटीज एग्जिस्ट
ठीक है, को एग्जिस्ट, सिंपल। तो आपको बिल्कुल क्लियरली क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से पंचशील पॉलिसी नेहरू जी की आई, किस तरह से हम सलाद बोल अप्रोच अपना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और देखने वाली है कि हमको एक कौन करता है, हमको एक कौन करता है। तो दोस्तों, वी आर इंडियन। इंडियन, भाई ये जो है ना इंडियन शब्द, ये हमको एक करता है, वन बनाता है, बिल्कुल वन। क्योंकि हमारे पास जो है एक ही नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट है। जो सिटीजनशिप है वो हमारी सिंगल सिटीजनशिप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है अमेरिका की तरह। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, वो हम सिटीजनशिप में पढ़ाएंगे। बट फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि इंडिया जो है सिंगल सिटीजनशिप। अब आप कोई भी हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, बिहारी हो, यूपी के हो, या फिर हरियाणा के हो, या फिर कहीं के भी हो, या फिर मिजोरम हो, बोडोलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, केरल, कर्नाटका वगैरह वगैरह, जो भी हो, मलयालम, जो भी हो, वो आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। लेकिन जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमको एक बनाती है, वो है हमारी सिंगल सिटीजनशिप इंडियन। सिंपल एज दैट। समझ में आ गया होगा, आई होप सो। सो अब हम अपने नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सॉरी नए नहीं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यहां पर दो कॉन्सेप्ट है, एक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और एक है रूल ऑफ लॉ। तो इन दोनों में काफी लोग मतलब कि दिक्कत में आ जाते हैं। हम दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझा दें। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर डिटरमाइंड। भाई हम आपको बता देंगे कि आपके पास क्या पावर है और क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो मन में आएगा वो करोगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें इंश्योर करते हैं कि पावर जो है वो बिल्कुल भी मिसयूज ना हो गवर्नमेंट की तरफ से। और जो आइडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, उसका मतलब ही रूल ऑफ लॉ है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है दोनों के बीच में। हम ये आपको थोड़ा सा थोड़ी ही देर में समझा देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एज अ सिनोनियम भी यूज कर सकते हैं, किसका? फॉर लिमिटेड गवर्नमेंट। कि भाई मनमानी नहीं करोगे, सिंपल। जो जो हमने तो आपको बोला है, मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग वो करोगे, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट नहीं बनाओगे, आर्बिट्रेरी डिसीजंस नहीं लोगे, मनमानी चीज नहीं चलेंगी। तो ये बेसिकली क्या करता है, लिमिट द पावर, पावर ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली ये बताता है डूज एंड डोंट्स, सिंपल। आई होप अब बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया फॉलोज द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ क्या है कि भैया लॉ जो है ना वो राजा है। राजा लॉ नहीं बनाएगा, लॉ राजा को बनाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो देर आर टू कॉन्सेप्ट, रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ। एक एक से लग रहे होंगे, लेकिन अभी समझाते हैं क्या दोनों में अंतर। ये है भैया नॉर्थ कोरिया, और ये है हमारा भैया इंडिया। कैसे? नॉर्थ कोरिया के अंदर भी रूल है, लेकिन वो जो रूल्स है ना, वो जो बनाने वाला उसके ऊपर लागू नहीं हो रहे।
समझ रहे हो। लेकिन जो रूल ऑफ लॉ है वो इंडिया में जो है, ये बनाने वाला, रहने वाला, आकर रहने वाला, कोई भी हो, सबके ऊपर बिल्कुल बराबर तरीके से लागू होंगे। जो भी लॉ जिसके लिए बनाया जाएगा बिल्कुल उसके ऊपर लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं, रूल, यहां पर हम कह सकते हैं कि लेक्स इज रेक्स। मतलब क्या है इसका, लेक्स इज रेक्स, किंग इज लॉ। जो हमारा राजा है ना वो लॉ है, समझ में आया। उसके बाद लॉ इज सुप्रीम एंड नोबडी इज above the law। laws should be the final sovereign of the state। ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। लॉ शुड बी द फाइनल सोवरेन ऑफ द स्टेट। ये जो लाइन है ना भाई, ये अरिस्टो जिसको बोलते हैं, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल क्लियर क्लियर बोलता था कि जो लॉ होना, जो स्टेट होना चाहिए ना, वो लॉ से गवर्न होना चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान से। क्योंकि जो लॉ है ना वो बिल्कुल रेशनल है, बट इंसान थोड़ा इमोशनल है, उसके अंदर फीलिंग्स वगैरह है, उसके साथ वो अच्छे से किसी भी देश को नहीं चला पाएगा। सिंपल, ठीक है। रूल ऑफ लॉ में एक चीज और हम बोल सकते हैं कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज गाइडेड बाय द रूल ऑफ लॉ। अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ, वेट सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इसमें इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ से हम क्या समझते हैं कि किस तरह से रूल ऑफ लॉ इवॉल्व हुआ। सिंपल। तो एक हमारे एबी डाइसी साहब हैं, जो कि अपनी बुक में लिख, जो उनकी एक बुक है उसमें लिखते हैं, एबी डाइसी साहब, कि राइट्स एंड फ्रीडम जो है वो सिर्फ लिखा ना हो बल्कि इम्प्लीमेंट हो। ये हमारे एबी डाइसी साहब लिखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, सबसे इंपोर्टेंट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लॉ की नजर में बिल्कुल बराबर होने चाहिए। उसके बाद जो जुडिशरी है वो इंश्योर करे दोनों पॉइंट्स को, ये दोनों पॉइंट्स जो है इनको जुडिशरी इंश्योर करे। ठीक है दोस्तों, तो ये एबी डाइसी साहब जो है इनका कॉन्सेप्ट था। अब रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, ये हमारे एक अलग कॉन्सेप्ट है। इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ हो गया। अब इंडिया के अंदर हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। आर्टिकल 13, 14 एंड 21। 13 क्या कहता है, जुडिशरी कीप अ चेक ऑन द लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर्स हैं उनको जुडिशरी बिल्कुल देखती रहेगी, चेक करती रहेगी। तो मनमानी लॉ नहीं बना सकते
रूल ऑफ लॉ इंडिया में ऐसा है कि जुडिशरी उसको चेक एंड बैलेंस रखती है। उसके बाद आर्टिकल 14 क्या कहता है हमारा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि सभी लोग लॉ की नजर में समान है। और आर्टिकल 21 क्या कहता है हमारा कि द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे द राइट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि जो राइट टू लाइफ है वो हमारी जो कोई भी गवर्नमेंट है वो नहीं ले सकती। उसके अंदर थोड़ा प्रोसीजर है कि को तुमने कोई बहुत तगड़ा क्राइम वगैरह कर दिया हो तब तुमको डेथ सेंटेंस मिल सकती है। सो एक बहुत ही फेमस केस है, उसको यहाँ पर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। केशवानंद भारती केस, याद रखना 1973 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि द रूल ऑफ लॉ इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, रूल ऑफ लॉ उसी का पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई होप बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमने समझ लिया, रूल ऑफ लॉ भी समझ लिया, रूल ऑफ लॉ इन इंडिया भी समझ लिया, इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ भी समझ लिया किस तरह से आया था, ठीक है। केशवानंद भारती केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है ये भी हमने समझ लिया। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्सेस डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म में क्या होता है कि जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो खुद को लॉ समझ लेती है, अपने हिसाब से लॉ को चलाती है। 1971-72 में हुआ था कि इंदिरा गांधी ने डेस्पोटिक और डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट टाइप में चला दी थी। द गवर्नमेंट जो आई थी पॉलिसीज के साथ वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे। तो डेस्पोट्स जो होते हैं वो बाउंड नहीं होते किसी हायर लेवल पर, ठीक है, मतलब कि उनके ऊपर कुछ नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लीजिए। तो आई होप डेस्पोटिज्म ऊपर ऊपर से आपको समझ में आ गया होगा, इतना ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं कि एक्सेप्शंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या क्या एक्सेप्शंस है, इंडिया के केस में हम आपको बात कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। अब एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी इज नॉट अ एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी चाहिए कि इक्वलिटी जो है, क्या मैं और आप इक्वल हैं? नहीं है भाई, इक्वल नहीं है। कोई भी इक्वलिटी जो है एब्सोल्यूट नहीं होती है। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी चाहिए। उसी के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था जो हम जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आया, तो उसमें हम एक चीज लिखाए, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन हम क्यों लिखाए? ताकि जो लोग पीछे हैं उनको आगे लाया जा सके। उस चीज के लिए हम रिजर्वेशन लेकर 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 के आए, ठीक है। तो इंडिया के अंदर क्या है कि आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी इनइक्वलिटी और उसको सोसाइटी के अंदर एक्शन लेगी अकॉर्डिंगली। और दूसरा इंश्योर करेगी कि स्टेट प्रोवाइड करे प्रोटेक्शन जो कि लोग नीचे तबके के हैं, एज अ इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे एमपीज हैं एंड एमएलएज हैं, इनको भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो यहाँ पर एक्सेप्शन है। जैसे कि एमपी जो है ये 105 आर्टिकल 105 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट है, एमपी एमएलए जो है, और एमएलए 194 के अंतर्गत, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर दूं, 105 एंड 194 कुछ भी बोल, जो भी कुछ बोलेंगे उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा।
पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर कुछ भी बोलेंगे, या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कुछ भी बोलेंगे, उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी एक्शन नहीं ले जाएगा। तभी तो उनको एक स्पेशल इम्यूनिटी मिली है। भाई अगर हम कुछ बोले और सामने जो गवर्नमेंट है उसने उसके ऊपर कोई संज्ञान ले लिया, तो फिर फ्रीडम कहाँ चली जाए, फ्रीडम फ्रीडम नहीं रहेगी, बोलने की आजादी नहीं रहेगी, बोलने की आजादी खत्म। ठीक है भाई, इसीलिए एमपी और एमएलए जो हैं उनको 105 एंड 194 जो आर्टिकल है हमारे, उनके अंडर फ्रीडम दी है और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी अगर वो कुछ भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अगर ये कोई भी क्राइम कमिट करते हैं, कोई भी क्राइम, तो इसमें क्या है कि अंडर आर्टिकल 361, याद रखना, अंडर आर्टिकल 361 पहले इनकी पोस्ट जो है उसको खाली करवाना होगा, उसके बाद हम इनको अरेस्ट कर सकते हैं। एज अ प्रेसिडेंट, एज अ गवर्नर हम इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। एक और इम्यूनिटी मिलती है, वो होती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ये वियना कन्वेंशन हुआ था तब प्रोवाइड की गई थी। इसमें इस पर क्या है कि जो भी हमारे डिप्लोमेट आते हैं अदर कंट्री से या हमारी कंट्री के अदर कंट्री में जाते हैं, तो उनको एक इम्यूनिटी मिलती है कि भाई वो कोई भी क्राइम, वहां पर कोई भी क्राइम करते हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ताकि जो भी उनका गवर्नमेंट के मिशन है विदेश में, वो बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल तरीके से अपना कर सकें, स्पेशल प्रोटेक्शन के साथ कर सकें और बिल्कुल फ्रीली कर सकें। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसका। तो आई होप आपको ये सब पॉइंट क्लियर समझ में आ गए होंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ जो सबके ऊपर बराबर हो, लेकिन यहाँ पर थोड़े एक्सेप्शंस हमने बताए हैं कि एमपी एमएलए आर्टिकल 15-16 ठीक रिजर्वेशन पर, और 105 एंड 194 बताया है, प्रेसिडेंट और गवर्नर 361 बताया है, और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो कि है हमारी वियना कन्वेंशन से। आई होप दिस ऑल क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम एक लाइन सीधा सीधा कर सकते हैं कि MP MLA enjoy limited immunity for their speeches and vote in the legislature but are not immune from criminal acts outside it। समझ में आया कुछ? मतलब कि MP MLA जो हैं इनको हमने इम्यूनिटी दी है कि कुछ भी बोलेंगे, लेकिन कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं करेंगे, किसी को जान से नहीं मार सकते। अगर ये सब किया तो आपके ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगेंगे, जैसे सबके साथ कार्रवाई होती है वैसे ही आपके साथ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अब हमारे पास एक नया, सॉरी, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि सेपरेशंस सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, तो पावर को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हम पावर को सेपरेट क्यों करते हैं। मैंने अभी थोड़ी पढ़ाया है, तो आप इस चीज का जवाब हमें कमेंट में दोगे कि सेपरेशन ऑफ पावर क्यों करते हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं कि ताकि जितने भी ब्रांचेस हैं वो इफेक्टिवली इफिशिएंटली जो वर्क है अपना करती रहें। तो इसके ऊपर हमारे जो मोंटेस्क्यू साहब हैं उन्होंने एक लाइन बोली है, मोंटेस्क्यू जी ने एक लाइन बोली है कि पावर शुड बी चेक टू पावर। मोंटेस्क्यू जी की एक किताब है जो कि है द स्पिरिट ऑफ लॉज। वहां पर हमको एक कॉन्सेप्ट मिलता है सेपरेशन ऑफ पावर का। तो मोंटेस्क्यू एडवोकेटेड
सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी टू prevent concentration of power and protect liberty। मोंटेस्क्यू के हिसाब से जो सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है वो क्या करती है, पावर को कंसंट्रेट होने से प्रिवेंट करती है और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक, तो अब ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन सबको देख लेते हैं एक बार। एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव में जो हमारे सबसे पहला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम और पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी। ठीक, उसके बाद जुडिशरी टू चेक द लॉज, भाई लॉज को चेक करेंगे। उसके बाद लेजिस्लेचर में क्या है, टू मेक लॉज। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर अब जो भी लॉ बनाते हैं ये सब लेजिस्लेचर के अंदर आता है। तो आई होप कि आपको जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, और जो भी चीज आपको क्लियर नहीं हुई है ना तो वो आप कमेंट कर दो, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे उस सेपरेट टॉपिक के लिए। जो भी आपको कोई भी डाउट हो तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।